आप सुन रहे हैं शिवानी जी के प्रसिद्ध उपन्यास सुरंगमा की ऑडियो बुक का आखिरी भाग 8। पिछले भाग में आपने सुना, नैनीताल यात्रा में मंत्री जी पुत्री और उसकी शिक्षिका को लेकर जब गए थे, उस बात को लेकर विरोधियों ने बहुत बवाल मचाया और मंत्री जी के ऊपर छीटाकशी की। इससे मंत्री जी बहुत विक्षुब्ध थे। जब कलकत्ता जाने का प्रोग्राम बना और मिनी ने उनसे सुरंगमा को साथ ले चलने का आग्रह किया तो मंत्री जी एकदम क्रोध से उबल पड़े और सुरंगमा के लिए अनर्गल प्रलाप किया। ठीक उसी समय आई सुरंगमा पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। वो अपमानवश उल्टे पैरों लौट गई और उसने कोठी पर आना छोड़ दिया। विनीता जी को जब मालूम हुआ तो वो बेटी को लेकर सुरंगमा के पास गईं और उसको मनाया तथा बेटी को पढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन सुरंगमा ने कोठी पर आने से साफ मना कर दिया। तो वो बेटी को सुरंगमा के पास उसके घर भेजने लगी पढ़ने के लिए। मिनी के जन्मदिन पर भी सुरंगमा कोठी पर नहीं गई, लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि मिनी को तेज़ बुखार है तो उसको देखने जाने से अपने को रोक नहीं पाई। अब सुनिए अंतिम भाग 8। सहसा नेपथ्य में विनीता जी की गुरु गर्जना से सकपकाकर दिनकर ने विनोदी कंठ का पैतरा बदल लिया। मिनी के पास आकर वो जोर जोर से कहने लगा, कल कितनी बार मना किया था बेबी कि इतनी कुल्फ़ी मत खा, परंतु कब मेरा कहना मानती है। अब इम्तिहान नज़दीक आ रहे हैं और तू बीमार पड़ गई। मम्मी भी आज जा रही हैं। विनीता जी किसी अभागे नौकर पर बरसे चली जा रही थीं। कितनी बार समझाया था कि बिना मरकरी से साड़ियाँ लिए मत आना। अब कहता है मैं क्या करूं, दुकान बंद हो गई थी, 5 साड़ियाँ वहीं रह गईं। अब जा भाग, दुकान खुलवा कर मेरी साड़ियाँ अभी ला, समझा, मैं कुछ नहीं जानती। उसे समझाकर वो फिर उसी तनी मुद्रा में भीतर आई। पुत्री के सिरहाने खड़े पति को उन्होंने एक बार घूरा, फिर धम्म से कुर्सी पर बैठकर वो बड़बड़ाने लगी। कहीं जाना भी हो तो कभी इस घर से निश्चिंत होकर नहीं निकल पाती। सब पैकिंग पड़ी है, साड़ियाँ लाया ही नहीं। पता नहीं दुनिया भर के उजबक छाँट छाँट कर तुमने न जाने कहाँ से भर लिए हैं। कितनी बार कहा है कि कम से कम एक नौकर तो ढंग का ढूंढ लो। मंत्री के नौकर क्या बन गए, हरामखोर अपने को ही मंत्री समझने लगे हैं। क्षण भर पूर्व कमरे में छिटकी आनंद की ज्योत्सना विनीता जी के आते ही विलुप्त हो गई। सुरंगमा मिनी के सिरहाने हाथ का पैकेट रखकर उठ गई। मैं अब चलूँ मिनी, जब तबीयत एकदम ठीक हो जाए तब पढ़ने आना, अच्छा। फिर विनीता जी को औपचारिक नमस्कार कर उसने वही मुंदे हाथ दिनकर की ओर फेरे और पर्दा खोलकर बाहर निकल गई। विनीता जी के भयानक मूड का पारा उतरा नहीं था, इसीलिए उन्होंने मुंह खोलकर यह भी नहीं कहा कि स्टाफ कार सुरंगमा को छोड़ देगी। दिनकर पुत्री का माथा सहलाते रहे। पति की कठोर मुखमुद्रा देख फिर वो स्वयं रुआंसी हो गई। सुरंगमा को उसने नहीं रोका और उसी की उपस्थिति में उसे बुरा भला कह गई। तभी क्या वो उससे अप्रसन्न हो गया था? उस दिन पहली बार पति और पुत्री को छोड़कर जाने में उसे न जाने कैसा लग रहा था। जी में आ रहा था त्रिचूर उतार कर अपने न आ पाने की सूचना दे दे, किंतु जहाँ वो अपने वातानुकूलित डिब्बे में बैठी और ट्रेन चली, वो सब भूल गई। उसका यायावर भ्रमणशील चित्त त्रिचूर के नए बन रहे आश्रम की योजना में उलझ गया। मिनी की परीक्षा समाप्त होने तक सुरंगमा उसके लाख बुलाने पर भी कभी उसके घर नहीं गई। परीक्षा समाप्त होते ही विनीता जी एक दिन के लिए आकर उसे अपने साथ त्रिचूर ले गईं। तब भी सुरंगमा उससे नहीं मिल पाई। वो उन्हीं दिनों 3 दिन के दौरे पर कानपुर उन्नाव चली गई थी। मिनी के जाने के बाद उसका जीवन और भी नीरस हो गया। उसकी वाचाल निर्दोष शिष्या उसके कितने निकट आ गई थी, इसका आभास उसे उसके जाने के बाद हुआ। वो इधर सुबह ही अपनी किताबें बटोर सुरंगमा के घर आ जाती थी और दिन भर वहीं पढ़ती रहती। सुरंगमा के हाथ का खाना उसे बहुत अच्छा लगता था। कभी दोनों एक साथ चौके में घुसकर खाना बनाती, कभी पत्रिकाएं देखती। सुरंगमा बैंक चली जाती तो मिनी उसी के तखत पर पसर जाती। कई बार उसे बुलाने आया बड़बड़ाती लौट जाती। सुरंगमा लौटती तो देखती अनभ्यस्त अनाड़ी हाथों से उसके सुव्यवस्थित चौके की पूरी व्यवस्था भंग कर चाय चीनी के डिब्बे इधर उधर फैला उसकी शिष्या चाय बनाकर प्रतीक्षा में बैठी है। कभी पढ़ाई से ऊब वो जिद कर सुरंगमा को घुमाने उठा ले जाती और उसे नित्य घर वापस भेजना सुरंगमा का सबसे बड़ा सरदर्द बन जाता।
कई बार जब उसके डैडी दौरे पर रहते वो आया सहित रात बिताने भी चली आती। न जाने कैसी बौराई बिटिया है, कहते हैं यहाँ रहब, अब वहाँ कोठी में 4-4 कूलर लगे हैं, मुला सब सरंजाम है। अच्छा अच्छा, तुम चुप करो आया, तुम्हें कूलर में सोना है तो चली क्यों नहीं जाती? हमने डैडी से कह दिया है, हम यहीं सोएंगे। मिनी के जाने के बाद कई दिनों तक कभी हवा से भी द्वार खटकता तो सुरंगमा चौंक कर द्वार खोलने भागती, मिनी आई होगी। पर कहाँ थी मिनी? अब कौन उसकी कुंडी खटखटा सकता था? किंतु एक दिन आधी रात को किसी ने उसकी कुंडी खटखटा कर उसके हाथ पैर ठंडे कर दिए थे। कौन कौन? 2-3 बार पूछने पर भी जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तब उसने उठकर बत्ती जला दी। कोई चोर उचक्का उसके उन मजबूत द्वारों को तोड़े बिना भीतर नहीं घुस सकता था। कमरे की एकमात्र खिड़की से नीचे की ऊंचाई पर भी कोई गगनचुंबी सीढ़ी टेक कर ही कमरे में आ सकता था। इसी से वो निर्भीक तनी बैठी रही। फिर उसने अकारण ही काल्पनिक नौकरों के नाम पुकार पुकार कर द्वार खटखटा रहे दस्यु को सहमा कर भगा दिया था। किशन सिंह, माली, देखो जरा कौन कुंडी खटखटा रहा है, बड़े साहब को भी जगा दो। पापा पापा। फिर कुंडी नहीं खटकी, पर वो सो नहीं पाई थी। आसपास कोई प्रतिवेशी नहीं थे। उस निर्जन परिवेश में कोई उसका गला घोंटकर बड़ी आसानी से उसकी मृतदेह खिड़की से बहती गोमती में बहा सकता था। मीरा कई बार उसे किसी छात्रा या अध्यापिका को पेइंग गेस्ट बनाकर साथ रखने का सुझाव दे चुकी थी, किंतु सुरंगमा अपने एकांत में किसी प्रकार का व्याघात नहीं चाहती थी। उसके गृह का सुदृढ़ दुर्ग सा ढांचा ही उसका सबसे सशक्त आयुध था। लगता था चारों ओर उबड़ खाबड़ चट्टानों से घिरा वो मकान किसी बुंदेलखंडी दुर्ग का नक्शा लेकर ही बनवाया गया है। द्वारों पर भी वैसे ही मोटे मोटे पीतल के कब्जे कुंडे जड़े थे। उन्हें कोई तोड़ना भी चाहता तो शायद भीम की गदा के बिना नहीं तोड़ सकता था। परंतु जिस दिन से उसकी वो रहस्यमयी कुंडी खटकी थी, उस दिन से उसका साहस स्वयं ही हिल गया था। पत्ता भी फड़कता तो उठ बैठती। एक दिन ऐसी ही निद्राहीन विभावरी में उसे वेरोनिका की स्मृति ने घेर लिया। उसे कुछ कुछ याद रह गए बंगले को तो अब वो भी नहीं ढूंढ सकती थी। क्या पता वो विजातीय महिला जिसने कभी उसे जननी के गर्भ से ही अपने उदार स्नेहपूर्ण संरक्षण दिया था आज भी जीवित हो। यदि मिल गई तो फिर वो उसके पैरों पर सर रखकर अपने साथ ले आएगी। इस भयावह बंगले का एकांत फिर उतना भयावह नहीं रह जाएगा। दूसरे दिन बैंक से लौटते ही वो उस लाल बंगले की खोज में निकल गई। उसे आज भी याद था कि वो बंगला चारों ओर से बोगनवेलिया के कागजी फूलों से घिरा था। सामने एक लॉन्ड्री थी और उसी के पास एक हैंडपंप था। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी सम्मुख खड़ी एक लखौरी ईंटों की जीर्ण चौमंजिली खंडहर सी हवेली, जिसकी चारों मंजिलों में कितने ही दरिद्र परिवार अपनी फटी गुदड़ियाँ सुखाते रहते और उनकी कबूतरों की सी गुटरगूं सड़क पर गूंजती थी। बड़ी देर तक भटकने पर उसने जब वो बंगला ढूंढा तब अंधेरा घिराया था। खंडहर हवेली अब भी थी, किंतु अब उसकी चारों मंजिलों का अर्धांग टूटी ईंटों में नीचे बिखरा पड़ा था। 2-3 नई चमचमाती दुकानों को देख पहले वो उस बंगले को नहीं पहचान सकी थी। फिर उस बोगनवेलिया की बेल ने जैसे उसे इशारे से बुलाकर बरामदे में खड़ा कर दिया। बड़े कमरे की जली बत्ती का प्रकाश जाफरी के जालीदार कोष्ठों से गरबा के घड़ों में जल रहे दिए की लौ सा ही झिलमिला रहा था। शायद भीतर कोई पार्टी चल रही थी। किसी अंग्रेजी गाने के रिकॉर्ड के साथ कई जोड़ा जूतों की टाप सुनने से पहले वो घंटी बजा चुकी थी। पहले सुनती तो शायद लौट जाती। कौन है? एंग्लो इंडियन लहजे से खींची गई उस प्रश्न की भीड़ में किसी संगीनधारी संतरी के हॉल्ट की धमक थी। फिर चरमराते फौजी बूटों किसी पदध्वनि निकट आती गई और खट से द्वार खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही मिली जुली विदेशी सुगंधों के तीव्र भवाके ने सुरंगमा को एक क्षण के लिए पीछे ढकेल दिया। हाय ब्यूटी। सामने खड़ा नशे में ढुलमुल हिलता हवाई दस्ते की नीली वर्दी में नीली आंखों वाला वो अपरिचित युवक बड़ी धृष्टता से एयर इंडिया के महाराजा की मुद्रा में दोहरा होकर कहने लगा, कम इन स्वीट हार्ट, कम इन। सुरंगमा के सर्वांग में फैलती सुरसुरी उसे किंकरते विमूढ़ा बना गई। कहाँ फंस गई थी वो? कौन है माइक? भीतर से किसी ने पूछा। डोंट आस्क मी, कम एंड सी क्वाइट ए माउथफुल। हा हा हा।
उसके साथ ही नारी कंठों की चंचल हास्य लहरी ने कमरा गुंजा दिया। प्रश्नकर्ता स्वयं बाहर आ गया। जितना ही उद्दंड द्वार खोलने वाला प्रथम फौजी था, उतना ही सुसभ्य नम्र ये दूसरा आगंतुक था। कहिए, किसे पूछ रही हैं आप? मैं बचपन में यहाँ रही हूँ, इसी से जिनके साथ रही थी उनका पता पूछने आई थी। उसने मुस्कुराने की चेष्टा की, पर भय से कांपते अधर रुआसी रेखाओं में ढल गए। क्या नाम था उनका? म्यूरी, सिस्टर वेरोनिका म्यूरी। ओह, वही पहला उद्दंड मदालस युवक ठहाका मारकर हंस पड़ा। ओह माई गॉड, दिस इज़ द बेस्ट आई हैव हर्ड। सिस्टर म्यूरी, हो, ही हे गर्ल्स, देखो कौन आई है। सिस्टर म्यूरी का पता पूछने। देखिए मैडम, मैं बताऊं, निशातगंज वाली सिमेट्री देखी है आपने? ओह शट अप माइक। दूसरा सौम्य युवक अब उसे भीतर ढकेल द्वार बंद कर पीठ अड़ाकर खड़ा हो गया, जैसे उसे भय हो रहा था भीतर की नशे में चूर भीड़ बाहर आकर कुछ अभद्रता न कर बैठे। सिस्टर म्यूरी की मृत्यु के तो 12 साल हो गए। आप शायद कहीं बाहर से आई हैं। इस बंगले में अब मेजर डॉसन रहते हैं। मैं उनका छोटा भाई हूँ। आज यहाँ कॉकटेल पार्टी है। मैं आपको भीतर आने के लिए कहता, पर वो फिर चुप हो गया। सुरंगमा के चेहरे से वो जैसे आंखें नहीं हटा पा रहा था। धन्यवाद, मैं इतना ही पूछने आई थी। और उनके एक भाई थे रॉबर्ट म्यूरी, उनका पता बता सकेंगे क्या? हाँ, ब्रदर म्यूरी, गोवा। इतना ही लिख दें, तब भी चिट्ठी पहुंच जाएगी। पर आप क्षमा करें, आपको मैंने नहीं पहचाना। सिस्टर म्यूरी मेरी माँ की फर्स्ट कज़न थी। आप मुझे नहीं पहचानेंगे। मेरा नाम सुरंगमा है, सुरंगमा जोशी। यहाँ स्टेट बैंक में प्रोबेशन ऑफिसर हूँ। वो हंसी, मोती से उजले दांतों की उस हंसी को मुग्ध होकर देख रहा था कि भीतर से फिर वही नशे में लटपटा उद्दंड स्वर आया। हे बास्टर्ड, आर यू मेकिंग लव? युवक का चेहरा लाल हो गया। उस अशिष्ट गूंज को सुनकर भी अनसुनी कर सुरंगमा उसे धन्यवाद दे तेजी से चली गई। बाहर आई तो उसे लगा जूतों की वही चरमराती पदध्वनि उसका पीछा कर रही है। एक प्रकार से दौड़ी लगाती वो टेढ़ी मेढ़ी गलियों से निकल इस प्रशस्त पथ पर हाँफ रही थी कि खचाक से कार आकर उसके सामने रुक गई। हे भगवान, तब क्या वो मदमत्त शराबियों की टोली उसे कार लेकर खींचने आ गई थी? सुरंगमा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उसने चौंक कर गर्दन उठाई। झंडा लगी कार का द्वार खोलकर दिनकर ने आश्चर्य से उसके फक पड़ गए चेहरे को देखा। आओ बैठो, मैं छोड़ दूंगा। अकेले कैसे जाओगी? जी, मैं रिक्शा कर लूँगी। कहीं रिक्शा देख रही हो क्या? आओ बैठो। इस बार दिनकर का स्वर अधैर्य से झुंझला उठा। वो बड़े संकोच से उसके पार्श्व में सिमट कर बैठ गई। धर्मदत्त, दिनकर ने रौबीली आवाज़ में ड्राइवर को आदेश दिया, पहले मिस साहब को उनके घर छोड़ दो। यही ड्राइवर कई बार उसे लेने छोड़ने आया था। कहाँ से आ रही थी? दिनकर के प्रश्न में ईर्ष्या का पुट था। इतनी रात को ईसाइयों की इस बस्ती में ये चुप्पा सा लड़की क्या करने आई थी? जी, मेरी माँ की एक मित्र यहाँ रहती थी, उन्हीं से मिलने आई थी। ओह, पर आजकल समय ठीक नहीं है। इतनी देर सवेर तुम्हें कभी अकेले जाना ही हो तो निसंकोच कार मंगा लिया करो। बेबी नहीं है तो क्या हुआ? स्वर में हितैषी अभिभावक का वात्सल्य था। जी, मैं तो कहीं जाती ही नहीं हूँ, आज ही जरा काम था। ड्राइवर की उपस्थिति में दिनकर की जिह्वा केवल संक्षिप्त प्रश्न ही पूछ रही थी, किंतु कनखियों से उसने वो रक्त शून्य चेहरा देखकर जान लिया था कि लड़की कहीं कोई आघात पाकर ही सड़क पर खड़ी हाँफ रही थी। धीरे से उसने वो ठंडी हथेली थाम कर दबा दी। जब तक कार सड़क पर पहुंचकर रुकी नहीं, सुरंगमा की कांपती हथेली बराबर उस मजबूत पकड़ में बंद रही। वो उतरने लगी तो दिनकर ने ही उन लंबी उंगलियों को अंतिम बार दबाकर छोड़ दिया। आप चली जाएंगी या ड्राइवर से कहूँ घर छोड़ आए? वो फिर तुमसे आप पर आ गया। अजीब मकान है आपका, लगता है किसी टापू पर बना छोटा सा किला है। न कार जा सकती है न रिक्शा। आप क्या उड़कर जाती हैं? इस बार सुरंगमा हंस पड़ी। जिस हंसी की अद्भुत छटा 1 घंटे पूर्व उस अपरिचित युवक को लाल बंगले के बरामदे में मुग्ध कर गई थी, वही दिनकर को विवेक शून्य कर गई। उसके जी में आया वो भी वहीं उतर पड़े और उसे बाहों में बांधता उसी के घर तक चला जाए। एक छोटा सा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, मकान मालिक ने कहा है जल्दी ही ठीक करवा देंगे। सुरंगमा हाथ जोड़कर चली गई।
दिनकर चलती गाड़ी से सर झुकाए चली जा रही उस साहसी लड़की की पीठ को तब तक देखता रहा जब तक कार तेजी से आगे नहीं निकल गई। माँ के किस मित्र से मिलने गई थी वो? जब वो सड़क पर खड़ी विश्रांत दृश्य से इधर उधर देख रही थी तभी दूर से दिनकर ने उसे पहचान लिया था। खड़ी होने की वो भुवन मोहिनी मुद्रा और किसी की हो ही नहीं सकती थी। रायबरेली के दौरे से वो थक कर चूर होकर लौटा था। सोच रहा था घर जाते ही सो जाएगा और दूसरे दिन भी देर तक सोता रहेगा, पर नींद नहीं आई। जितनी ही बार क्लांत आंखें मूंदता वीरान सड़क पर खड़ी उस दुबली पतली लंबी सड़क का सफ़ेद चेहरा उसकी पलकों पर उतर आता। कितनी देर वो ठंडी हथेली उसकी मुट्ठी में बंध रही थी और एक पल को भी उसने हाथ छुड़ाने की दुर्बल चेष्टा भी नहीं की। सुरंगमा को उस दिन तकिए पर सर रखते ही गहरी नींद आ गई थी। ऐसी नींद उसे महीनों से नहीं आई थी। एक तो लाल बाग के उस बंगले को ढूंढने में इधर उधर भटक कर वो बेहद थक गई थी। उस पर पिछली 2 रातों से वो ठीक से सो नहीं पाई थी। आधी रात को न जाने कैसे उसका हाथ लग सिरहाने धरा पानी का गिलास तन से नीचे गिरा और वो चौंक कर जग गई। उसे लगा किसी ने द्वार खटखटाया। क्या उसके कान बज रहे थे या सचमुच ही कोई द्वार खटखटा रहा था? इस बार किसी ने कुछ जोर से ही कुंडी खटखटाई। रात को उस बंगले के शराबी का फौजी चेहरा उसकी अधजगी आंखों में तैर गया। उस सौम्य युवक को अपना नाम पता भी तो बताई थी। द्वार की कुंडी अब बड़े अधैर्य से खड़खड़ाने लगी थी। कौन? इस बार सुरंगमा ने बड़े साहस से पूछा। सुरंगमा, द्वार खोलो। इस आवाज़ को सैकड़ों गलों से निकली आवाज़ के बीच भी पहचान सकती थी, पर इतनी रात को उसके यहाँ? उसने घड़ी देखी, रात के ठीक 2:30 बजे थे। सुरंगमा, पहचाना नहीं? दिनकर हूँ। हड़बड़ा कर वो उठ गई। जिस चादर को ओढ़कर सोई थी उसी से उसने अपने बाहाँहीन नाइटी को ढाँपा और द्वार खोल दिया। 4-4 चिटकनियाँ सांकल खोलने में उसे कुछ समय लगा। जब द्वार खुला तब आने वाले ने पलक झपकाते ही चारों चिटकनियाँ चढ़ा दीं और बंद द्वार पर अपनी चौड़ी पीठ लगाए खड़ा हो गया। उसका सांवला चेहरा कोबरा की पीठ सा चमक रहा था। उन्नत ललाट पर घुंघराले बालों के छल्ले फैलकर आंखों तक उतर आए थे। वो अब भी हाँफ रहा था। लग रहा था तेजी से दौड़ लगा सीमा की डोरी थामे हाँफता कोई क्रॉस कंट्री रेस का विजयी धावक खड़ा है। नाइटी को ढांपने डाली गई चादर जिज्ञासा, भय, कौतूहल की झंझा में उड़कर खुले तंबू से नीचे ढह गई थी। किसी आश्चर्यचकित मुग्ध बालिका की दृष्टि से वो एकटक उसे देख रही थी। हंसकर दिनकर ने दोनों हाथ फैला दिए। यहाँ आओ सुरंगमा, आओ तुम्हें दिखाऊं मेरा कलेजा अब भी कैसे किसी गेंद सा उछल रहा है। ऐसा दौड़ लगाकर संसार का कोई भी दुस्साहसी प्रेमी क्या आज तक अपनी प्रेमिका के पास ऐसी तीव्र गति से आ पाया है? आओ सुरंगमा। पर सुरंगमा के दोनों पैरों में जैसे किसी ने 2 कीलें गाड़ कर रख दी थीं। बड़े निश्चित कदम रखता उसका वो अद्भुत आत्मविश्वासी प्रेमी आगे बढ़ा और उसे खींचकर उसने ऐसे उठा लिया जैसे वो नन्ही बच्ची हो। सुरंगमा, सुरंगमा, ईश्वर ने हम दोनों की सृष्टि ही एक दूसरे के लिए की है। मैं अब तक अपने को छलता रहा। नहीं, ये पाप है, पाप है। मेरी पत्नी है, पुत्री है, जनता का मुझ पर अगाध विश्वास है। मैं उसका सेवक हूँ, पर नहीं, मैं किसी का सेवक नहीं हूँ, किसी का नहीं, केवल तुम्हारा। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा उसी दिन से केवल तुम्हारा सेवक रहा हूँ। उसे छाती से चिपटाए ही वो पागलों की तरह बड़बड़ाता तख्त की ओर बढ़ा। सुरंगमा को बड़े यत्न से उस पर बिठा वो स्वयं जमीन पर बैठ गया। फिर अपना तप्त चेहरा उसने सुरंगमा के थरथराते गौर चरण युगल पर रख दिया। न जाने कब तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे। सुरंगमा एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। अचानक उसने अपने पैर छुड़ा खींच लिए। आप ये क्या कर रहे हैं? किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो? अब वो सुबकने लगी। विवश सिसकियों में उसकी दुबली देह सिर से पैर तक काँप रही थी। सुरंगमा, दिनकर ने एक बार फिर उसे खींचकर अपनी छाती से लगा लिया। मैं जानता हूँ मैंने ठीक नहीं किया, पर मैं ना आता तो शायद पागल हो जाता। पागलों की तरह तुम्हें पुकार पुकार कर शायद अपनी ही कोठी की दीवारें गुंजा देता। मैं जान गया हूँ सुरंगमा कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। तुम निश्चिंत रहो, कभी कोई नहीं जान पाएगा कि मैं यहाँ आया था। दिनकर ऐसा मूर्ख नहीं है, पर सच कहो सुरंगमा, क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अपने इस एकांत में एक हितैषी मित्र के रूप में मुझे कभी कभी स्वीकार करोगी? मेरी ओर देखो,
सुरंगम्मा की छलछलाई आंखों में वो चेहरा उस क्षण कितना करुण होकर प्रतिबिंबित हुआ था, कितना उदास। तुम नहीं जानती सुरंगम्मा, कंठ में दिन रात शत शत पुष्पहारों को धारण करने वाला प्रदेश का ये महिमामय मंत्री कितना अकेला है, कितना अभागा। कभी कभी तो लगता है पत्नी, पुत्री, इष्ट मित्र सब मेरे मंत्री पद के इर्द गिर्द मंडराते नक्षत्र गण मात्र हैं। मैं अपने इन्हीं उदारसिक्त क्षणों को कभी कभी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हैं, मैं आपकी मिस्ट्रेस बनकर रहूँ? सुरंगम्मा छिटक कर दूर हट गई। क्रोध से उसके पतले नथुने फड़क रहे थे। दिनकर जोर से हंसा। क्यों, उसमें क्या दोष है? किसकी मिस्ट्रेस नहीं थी? कभी कभी राजनीति के गरिष्ठ भोजन के बाद ऐसा पाचक भी अनिवार्य होता है। रूजवेल्ट, नेपोलियन और कहो तो अपने देश की विभूतियों के नाम भी गिनवा दूँ। आपने मुझे समझा क्या है? जवान चीते किसी छलांग लगाकर सुरंगम्मा ने द्वार खोल दिया। जाइए, आप इसी क्षण बाहर निकल जाइए। दिनकर को प्रेयसी की वो मुद्रा और मोह गई। अब वो बड़ी धृष्टता से हंसकर कहने लगा, अच्छा जाता हूँ मिस जोशी, जरा अपना कंघा देंगी क्या? ये बिखरे बाल तो संवार लूँ, कोई देखेगा तो सोचेगा आपने झोटा पकड़कर बाहर निकाला है। फिर बड़े अधिकार से सुरंगम्मा का तकिया खींच उसने हाथ के नीचे दबा लिया और अधलेटी मुद्रा में ही सिगरेट जलाने लगा। सुरंगम्मा ने अब उसकी ओर पीठ फेर ली थी। बीच बीच में विवश दबी सिसकी में उठती गिरती उसकी पीठ देखकर दिनकर समझ गया वो रो रही है। सिगरेट का कश खींचता दिनकर धीरे धीरे उसी की ओर आ रहा है, ये वो जान नहीं पाई। अचानक उसके दोनों कंधे थाम दिनकर ने उसको अपनी ओर मोड़ लिया और एक ऊर्ध्वमुखी फूंक का संचित धुआं उसके चेहरे पर फैला दिया। फिर उसे बाहों में खींचता और खिड़की के पास ले आया। यही खिड़की हमारी नवीन मैत्री की प्रथम साझी बनेगी। अपने अधर उसने फिर उसके अश्रुसिक्त कपोलों से सटा लिए। कैसी मीठी बयार है तुम्हारी सौरभमयी सांस सी मधुर। अब इसी रात को याद कर जीवन भर गुनगुना सकता हूँ। छोटो घर खानी मने की पड़े सुरंगम्मा, मने की पड़े, मने की पड़े। जाना लाए नील आकाश झरे, सारा दिन रात हवाए खड़े, सागर तोला। पौ फटने से पहले जब उसका दुस्साहसी प्रेमी बड़े लाड़ से उसकी दोनों आंखें चूम कर निकल गया, तब वो निष्प्राण मुर्देसी पड़ी ही रही। दिनकर का दुस्साहस फिर दिन प्रतिदिन दुर्दम्य दृढ़ता से बढ़ता ही चला गया था। उसे देख सुरंगम्मा कभी कभी भय से अवश हो जाती। वैसे उसके यहाँ कभी किसी के आने का भय नहीं था। आता भी कौन, न उसके कोई आत्मीय थे न मित्र। माँ के कॉलेज की कुछ अध्यापिकाएं बीच बीच में उसे आकर देख जाती थीं, पर रात के 2 बजे भला आ ही कौन सकता था। उसका बहुरूपिया प्रेमी कभी चादर ओढ़ देहाती बनकर चला आता, कभी साइकिल के दाएं बाएं दूध की रिक्त बाल्टियां खनखनाता दूध वाला। एक ही महीने में दिनकर के चेहरे पर नव तारुण्य हिलोरें लेने लगा था। परिचय की अंतरंगता ने सुरंगम्मा के गांभीर्य का मुखौटा खिसका दिया था। जो चापल्य कभी उसके कैशोर्य को नहीं रंग पाया, वो आँख नाक की कोर कोर से फूटने लगा। उसके आने का समय दिन वो ना जाने कैसे जान लेती और द्वार पहले ही खोल किसी ओने कोने में दुबक जाती। उसका अधीर प्रेमी उसे न पाकर आसमान सर पर उठा लेता और निर्लज्ज बन उसे जोर जोर से पुकारने लगता। वो हड़बड़ा कर निकल आती और भाग कर उसके मुंह पर हाथ डाल देती। छी छी, क्यों बेशर्मी कर रहे हैं? किसी ने सुन लिया तब? कौन सुनेगा जी, मेरी मिस्ट्रेस ने जानबूझकर ही तो ऐसा किला ढूंढा है जहाँ बनारसी बाग का शेर भी आकर गरज जाए तो किसी को कानों में भनक न पड़े। फिर आपने मुझे मिस्ट्रेस कहा। वो तो नक कर अपने को सशक्त बाहुपाश से छुड़ाने लगती। तब क्या हेड मिस्ट्रेस कहूँ जी? और वो फिर जोर से हंस पड़ती। कभी कभी उसका ये सनकी प्रेमी जिद कर उसे दुल्हन सा सजा देता। जितनी बार वो आता उसके लिए एक ना एक दामी उपहार अवश्य लाता। ना जाने कितने मखमली डिब्बों से उसका सूटकेस भर गया था। सुरंगम्मा कई बार उसे टोक चुकी थी। देखिए, अब आप कुछ लाए तो मैं उठाकर इसी खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं भी देख लूँगा कैसे फेंकती हो। अगली बार आकर कहूँगा, सुरंगम्मा ये है मेरा अंतिम उपहार। स्वयं अपने को आज उपहार बनाकर लाया हूँ। अब बोलो, फेंक पाओगी मुझे? इसके बाद वो लगातार पूरा 1 महीना बाहर रहा था। इस अवधि में सुरंगम्मा को पहली बार लगा वो अपने शतमुखी विनपात के भंवर जाल में गले तक डूब गई है और नियति उसे निरंतर गहराई में खींचती चली जा रही है। माँ के जीवन की मूर्खता ने भी शायद उसे इतना असहाय नहीं बनाया होगा।
दिनकर के लौटने का समाचार वो अखबार में 2 दिन पूर्व ही पढ़ चुकी थी, पर उसके पास क्यों नहीं आया? क्या उसने अपने क्षणिक आकर्षण की मरीचिका को पहचान लिया था, या विनीता जी लौट आई थी? फिर भी वो प्रत्येक रात्रि को उसकी प्रतीक्षा में व्यर्थ जागती रहती। आते ही वो गर्म कॉफ़ी पीता था। उसके एक जोड़ी धुले कपड़े अपने हाथों से इस्त्री कर सुरंगमा अपनी साड़ियों के साथ सहेज कर रखती थी। हाथ मुंह धोकर वो कपड़े बदलता। तखत पर उसका प्याला धरा रहता। दोहरे तकियों की ऊंची ढलान पर लेटना ही उसे पसंद था। उसकी प्रिय अगरबत्ती का धुआं भी आधी आधी रात तक कमरे में व्यर्थ मंडराता रहता। फिर हार कर बत्ती बुझाकर वो सो जाती। 5वें दिन जब सुरंगमा उसके आने की आशा छोड़ चुकी थी, तभी 3 बजे कुंडी फिर खड़की। द्वार की दरार से झांक कर उसने देखा और फुसफुसा कर पूछा, कौन? खोलो सुरंगमा, मैं दिनकर। उसके क्लांत बुझे स्वर को सुनते ही सुरंगमा जान गई कि कहीं कुछ आघात पाकर ही नित्य का वो आनंदी स्वर ऐसी अस्वाभाविक हो उठा है। द्वार बंद करते ही नित्य की परिचित मुद्रा में उसने अपनी दोनों लंबी भुजाएं फैला दी। सुरंगमा के सुवासित माथे पर अधर सटाकर वो बड़ी देर तक बुत सा खड़ा रहा। फिर धीमे स्वर में फुसफुसा कर बोला, सुरंगमा, वो आ गई है। तब क्यों चले आए? बिजली किसी तड़प से सुरंगमा ने उसकी छाती से अपना सर उठा लिया। तुम मुझसे ये पूछ रही हो सुरंगमा? मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ। जिस दिन मुझे सुबह की फ़्लाइट से जाना होता है, उस दिन मैं हमेशा अपनी स्टडी में अकेला सोता हूँ। विनीता जी को देर से सोने का अभ्यास है। बहुत तड़के मैं नित्य घूमने जाता हूँ, यह भी उन्हें पता है। द्वार मैं भीतर से बंद रखता हूँ और कभी भी असमय द्वार खटखटाना मुझे पसंद नहीं है, ये भी वो जानती हैं। इसी से खिड़की से कूदकर आ गया हूँ। जाऊँगा तो कोई देखेगा नहीं, संतरी सोचेगा मैं घूम कर लौट रहा हूँ, और फिर विनीता के जगने से पहले ही मैं उड़ जाऊँगा। पर आपको ऐसे आना अब ठीक नहीं। सुरंगमा ने अपने को छुड़ाने की चेष्टा की। बाहुपाश कठोर होने पर भी वो छटपटा कर दूर छिटक गई। आपका यहाँ आना कितना अशोभनीय है, ये आप क्या नहीं जानते? जानता हूँ, पर क्या करूँ? एक लंबी सांस खींचकर उसके निर्लज्ज प्रेमी ने अपनी दोनों भुजाएं फिर आह्वान में फैला दी। नहीं, सुरंगमा का स्वर दृढ़ था। इतने दिनों मैंने यही सब सोचा है। आपका अपना परिवार है, उज्जवल भविष्य है, फिर मिनी। सुरंगमा का गला रुंध गया। उसका ध्यान आते ही मुझे लगता है सबसे बड़ा अन्याय मैं उसी के साथ कर रही हूँ। वो सयानी हो रही है, एक ना एक दिन वो भी जान जाएगी, और फिर क्या वो मुझे क्षमा कर पाएगी? दिनकर ने लपक कर उससे अपने उग्र बाहुपाश से बांध लिया। देखो सुरंगमा, तुम क्या सोचती हो मैं इतने दिनों निश्चिंत होकर सोता रहा हूँ? उसी टेंशन को मैं यहाँ भुलाने आया हूँ, बढ़ाने नहीं। दिनकर के जाने के बाद सुरंगमा को लगा कि उसने दृढ़ता से काम नहीं लिया तो अपने उस अविवेकी अधीर प्रेमी को कभी यहाँ आने से नहीं रोक पाएगी। उसे स्वयं ही अब अपने उस प्रिय एकांत परिवेश का त्याग कर अन्यत्र जाना होगा। जिस मोहल्ले में वो पहले रहती थी, वहाँ उसके उदार मकान मालिक उसके मुंह खोलते ही उसके लिए एक कमरा खोल देंगे, और एक बार वो पहुँचने पर फिर दिनकर कितना ही दुस्साहसी क्यों ना हो, उस जनसंकुल गली में उसके लिए आ पाना असंभव हो उठेगा। कुछ ही दिनों की तो बात थी, फिर तो विनीता जी स्पष्ट चेतावनी दे ही गई थी, उसे उठाकर वो कहीं दूर पटक देंगी। दिनकर 4-5 दिन तो बाहर रहेगा ही। इस बीच ही उसे प्रेमी की अनुपस्थिति का लाभ उठा बोरिया बिस्तरा बांधना होगा। संध्या को बैंक से लौटते ही वो अपने पुराने मकान मालिक के यहाँ जाने को तैयार होकर निकल ही रही थी कि सड़क पर परिचित कार को देखकर देहरी पर ही ठिठक गई। द्वार खोलकर विनीता जी उतरी। दूर से ही क्रमशः निकट आ रही उस तेजस्वी रौद्र मूर्ति को देखकर सुरंगमा का हृदय किसी अनजान आशंका से सहम गया। आज अकेले ही इस असमय वो उनसे मिलने कैसे चली आ रही थी? विनीता जी निकट आई तो उसने अपने स्वाभाविक सरल मुस्कान से उनकी अभ्यर्थना की, आइए, मिनी नहीं आई क्या? नहीं। संक्षिप्त उत्तर के साथ ही वो स्वयं कुर्सी खींचकर बैठ गई। सुरंगमा को अब अपने ही कमरे में पैर रखने में ऐसा भय हो रहा था जैसे फर्श पर दहकते अंगारे बिछे हों। क्यों आई थी वो? तब क्या उन्होंने कुछ सुन लिया था? कभी कैसी मूर्खता कर बैठता था दिनकर। सुरंगमा, तुम ऐसी नीचता पर उतर आओगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तेज चलने से उसकी विराट छातियाँ तराजू के पलड़ों सी उठ गिर रही थीं। स्वर में दबे रुदन का स्पष्ट आभास था। सुरंगमा के खड़े होने की निर्भीक मुद्रा उन्हें फिर बौखला गई।
कैसे तनकर खड़ी उन्हें देख रही थी, बेहया छोकरी, जैसे कुछ किया ही ना हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? इस बार उनके खींचे स्वर की कर्ण कटु चीख कानों को झल्लाने लगी। जो उल्टा किसी की बसी बसाई सुखी गृहस्थी उजाड़ती है, उसे विधाता भी कभी क्षमा नहीं करता, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर वो रौबदार अहंकारी महिला, जिसकी गर्वीली उन्नत ग्रीवा को आज तक सुरंगमा ने ईश्वत नम्र होते भी नहीं देखा था, कुर्सी पर निढाल होकर फूट फूट कर रोने लगी। क्रमशः घनायमान हो रही डूबती संध्या की धूमिल छाया खुली खिड़की के कमरे में सरपिणी सी रेंगने लगी थी। सुरंगमा दोनों हाथ पीठ पीछे ऐसे बांधे खड़ी थी जैसे मुश्कें बंधी हों, फिर भी निर्दोष अपराधिनी की भांति उसकी गर्दन तनी थी। आंखों में पश्चाताप की क्षीण रेखा भी नहीं थी। हाथ बढ़ाकर ही वो स्विच खटका सकती थी, किंतु उसने जानबूझकर ही बत्ती नहीं जलाई। अंधेरे कमरे में वो कुर्सी पर तनकर बैठ गई। तुम मत समझना कि मैं तुम्हारे पास रो गिड़गिड़ा कर अपने सौभाग्य की भीख मांगने आंचल फैला रही हूँ। किसी वेश्या के सम्मुख आंचल फैलाने से मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरना श्रेयस्कर समझती हूँ। अपनी तीखी दृष्टि के चाबुक से उन्होंने अंधेरे में भी उस तनी खड़ी लड़की को तिलमिलाते देख लिया और फिर उसी शक्तिशाली संबोधन को दोहराया। हाँ, एक बार नहीं लाख बार कहूँगी, तुम वेश्या हो। वेश्या तो खुले खजाने अपने शरीर का व्यापार करती है, और तुम। विकृत हंसी में उसके मोटे होंठ तिर्यक हो गए। बाहर से देखने में सौम्य संभ्रांत, और भीतर ओफ, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम ऐसी होगी। यही सब करना था तो किसी अड्डे पर क्यों नहीं बैठ गई? लखनऊ में तो ऐसे एक नहीं अनेक अड्डे हैं, या वहाँ भी पार्ट टाइम पेशा करती हो? मैं सब सुन चुकी हूँ। किस जौहरी की दुकान से तुम्हारे लिए कौन कौन सा उपहार आया है, किस किस रंग की रेशमी साड़ियों से तुम्हारा बक्सा पाट दिया गया है। पूरी लिस्ट धरी है मेरे पास। पर इतना समझ लो सुरंगमा जोशी, मेरी अनुपस्थित में ही तुमने मुझे मूर्ख बनाया है, अब नहीं बना सकती। अगर तुम अब भी नहीं चेती तो तुम्हें ऐसे कुचलकर मिट्टी में मिला देने की क्षमता विनीता में है। अपनी चप्पल को उन्होंने फर्श पर रगड़कर दांत पीस लिए। मैं यहाँ आए बिना भी तुम्हें तुम्हारे इस अक्षम्य अपराध का उचित दंड दे सकती थी। जिस चेहरे पर तुम्हें इतना गुमान है, जिस मासूम भोले मुखड़े के चुंबक से तुमने मेरे लौह पुरुष को खींचा है, उसे मैं तेजाब डलवाकर किसी कुष्ठ रोगिणी के चेहरे सा ही विकृत बना सकती थी। अपनी जिस यौवन मंडित देह का तुम्हें इतना गर्व है, उसे मैं एक साथ 20 गुंडों से नुचवाकर इसी गोमती के गर्भ में सदा सदा के लिए विलीन कर सकती थी। पर ऐसा कर भी देती तो शायद दिनकर मुझसे जीवन में प्रतिशोध लेता रहता। फिर एक क्षण चुप रहकर वो अब जैसे सुरंगमा की उपस्थिति भी भूल स्वगत बड़बड़ाने लगी। वो मूर्ख तुम्हें प्यार नहीं करता तो क्या अपनी राजनीतिक महत्ता को भी ऐसे भूल बिसर जाता? मैं अब उसे पलकों में मूंद कर रखूँगी। बाहर भीतर निरंतर उसके छायाग्रास को भी निगलती रहूँगी। एकाएक अपनी दृढ़ घोषणा के साथ वो उछलकर खड़ी हो गई और अपना तमतमाया चेहरा सुरंगमा के इतने निकट ले आई कि वो सहम कर पीछे हट गई। विनीता जी के उस एकदम ही मर्दाने लग रहे चेहरे की रगें फूल गई थीं। दोनों मुट्ठियां बांध वो फिर दांत पीस कर कहने लगी, समझ लिया है ना? उनकी दोनों आंखों से प्रतिशोध की ज्वलंत चिंगारियां फूट रही थीं। क्रोध के वाष्प ने चश्मे का मोटा लेंस धुंधला कर दिया था। उसे उतार आंचल से पोंछती वो फिर बड़बड़ाने लगी, मैंने तुम्हारी बदली का प्रबंध कर दिया है। 7-8 दिन में यहाँ से तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा और तब तक तुम्हारे एक एक कदम का हिसाब मेरे बही खाते में लिखा जाता रहेगा। हाथ का बटुआ संभाल उन्होंने जाने को पैर बढ़ाया ही था कि सुरंगमा के स्वर की दृढ़ता उन्हें चौंका गई। रुकिए, आप अभी नहीं जा सकती। विनीता जी का साहसी हृदय भी एक पल को धड़क उठा। क्या कह रही थी ये छोकरी? क्या कहीं से छिपा रिवॉल्वर निकाल कर सौत के सीने पर धरेगी ये भागी? उन्होंने भी तो कैसी मूर्खता की थी, अकेली ही चली आईं, पर साथ में लाती भी तो किसे? अपनी लज्जा, अपने दुर्भाग्य को वो अपने ही तक सीमित रखना चाहती थी। उन्हें रुकने का दुस्साहसी आदेश देकर सुरंगमा भीतर गई तो उन्होंने लपक कर बत्ती जला दी और तेजी से बाहर निकल गईं। दूर खड़ी कार को देख उन्हें कुछ तसल्ली हुई। कमरे की घुटन और तनाव के बाद बाहर की प्यार ने उन्हें सहलाया तो हाँफती देह को विश्राम देने एक पल को रुकी। तेजी से आकर सुरंगमा उनका मार्ग अवरुद्ध कर खड़ी हो गई। लीजिए, इन्हें लेती जाइए। मैंने इनमें से एक भी वस्तु की फरमाइश नहीं की थी। इसकी पुष्टि आप दिनकर से पूछकर कर सकती हैं। मेज पोस्ट में लिपटे सारे प्रणयोपहार उन्हें थमाने लगी तो विनीता जी चौंक कर पीछे हट गईं। दिनकर?
दिनकर कहने का साहस इस छोकरी को हुआ कैसे? बिना उसकी ओर देखे ही फिर विनीता जी ऐसे आगे बढ़ गईं जैसे उसकी बात का एक शब्द भी उनके कानों में गया ही ना हो। आपने कहा मैं वेश्या हूँ। हाथ का पैकेट लिए सुरंगमा उनके साथ साथ चलने लगी। वेश्या निर्लज्ज होती है, ये भी आप जानती होंगी। आपने पैकेट नहीं थामा तो मैं आपके साथ चलकर स्वयं आपके ड्राइवर को थमा कर कहूँगी दिनकर को दे दे। वो इतना कहकर हंसी। खुली तलवार की तीखी धार सी सौत की वो हंसी विनीता जी के कलेजे में धंस गई। तो क्या तुम दिनकर को ब्लैकमेल करने की धमकी से मुझे डरा रही हो? इस बार उनका प्रश्न क्रुद्ध सिसकी में टूट गया। जी नहीं, ये विद्या मैंने अभी नहीं सीखी। हाथ का पैकेट उनके हाथों में डाल वो तेजी से मुड़ गई। कार चली तो कांपते हाथों से विनीता जी ने पैकेट खोला। कितनी साड़ियाँ और कितने मखमली डिब्बे। फिर एक बादामी लिफाफे में यत्न से धरा गया एक जीर्ण शीर्ण चित्र। लाल पाड़ की भीगी साड़ी में नग्न अंग प्रत्यंग दिखा रही, कांख में कलश लिए पोखर की सीढ़ियाँ चढ़ती एक सुंदरी। उन्होंने अपनी बुद्धि दीप्त दृष्टि से चेहरे को ध्यान से देखा। भीगी भांज का एक एक उभार, तरल आँखों की स्निग्ध चावनी, लाल अधरों का मोहक ढलान, चिबुक की निर्दोष गढ़न, सब कुछ ही तो सुरंगमा का था। तब क्या कभी ऐसी ही मोहक भंगिमा से उस छोकरी ने उसके पति को भी मोहा था? विनीता जी की आंखें छलछला आईं। एक एक कर डिब्बों को खोलती बंद करती वो पागल सी हो गई। ड्राइवर ना होता तो शायद फूट फूट कर रो पड़ती। विवाह के प्रथम दिवसों की मधुर स्मृति उन्हें व्याकुल कर गई। उनके कांपते अधरों पर सरल दिनकर का प्रथम अनाड़ी चुंबन, अधकचरे बाहुपाश का बेढंगा ढीलापन, जिसे उसने कभी स्वयं ही एक एक पेच कसकर अटूट बनाया था। रवीन्द्रनाथ की कविता की आवृत्तियाँ सब उसकी अश्रुसिक्त पलकों पर दिवास्वप्न बनकर उतर आईं। उन दिनों वो बार बार उसके कानों से अधर सटाकर चिढ़ाता था, गोपने प्रेम रह ना धरे, आलोर मत छड़िए पड़े। अर्थात प्रेम कभी गोपन नहीं रहता, प्रकाश की भांति स्वयं इधर उधर छिटक जाता है। कब तक छिपाओगी अपने समाज से? मुझे स्वीकार करो विनीता। अब कहाँ गया वो अनुरोध, वो प्रेम, वो आसक्ति? इस उत्कट उन्माद के क्षणों में भी उसने क्या कभी एक साड़ी या एक छल्ला उसे लाकर दिया था? विनीता जी की आंखों से अविरल अश्रुधार बहती जा रही थी। इन झुमकों ने सुरंगमा के कानों में झूलकर ना जाने कितनी बार उसके पति के कपोलों का स्पर्श किया होगा। इन साड़ियों के आंचल ना जाने कितनी बार उसके जीवन सहचर के नग्न वक्ष स्थल पर लहराए होंगे। रुमाल मुंह में डालकर उसने सिसकी रोक ली। मिनी को दिल्ली छोड़कर उसने बुद्धिमत्ता का कार्य किया था। वो आज यहाँ होती तो अनर्थ हो जाता। दिनकर, दिनकर, तुमने क्यों ऐसा किया? क्यों? कार के खुले शीशे से आ रहे तेज हवा के झोंकों के साथ बार बार विनीता जी का मूक प्रश्न उन्हीं की छाती से टकरा रहा था। उस प्रश्न का उत्तर अब उन्हें जीवन भर नहीं मिल सकता था। हृदय के उस घाव को वो कितनी ही मृत्युंजयी चिकित्सा से भर लें, उसका निशान अब कभी नहीं मिट सकता था। पति पत्नी का रिश्ता जब एक के चरित्र की दुर्बलता से टूटता है, तब टूटे दर्पण की भांति फिर कभी संपूर्ण रूप से जुड़ता नहीं है। सुरंगमा की सारी रात उस दिन खिड़की के पास धरी कुर्सी पर ही बैठे बैठे कट गई थी। दूसरे दिन बैंक गई तो उसे लगा सब उसे ही मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। अखबार उठाकर देखने में भी उसे न जाने कैसा भय हो रहा था। विनीता जी उसे बदली की धमकी दे गई थी, किंतु उस अपमान से वो स्वयं ही छुटकारा पाने का निश्चय ले चुकी थी। त्याग पत्र देकर वो स्वयं ही लखनऊ से डेरा डंडा उखाड़ रॉबर्ट के पास गोवा चली जाएगी, जिसने जीवन भर डैडी की मान्यता देने का वचन दिया था। वो क्या वहाँ जाने पर उसके लिए द्वार बंद कर पाएगा? डाकिया द्वार की दरार से चिट्ठी सरका गया तो वो चौंक कर उठी। परिचित अक्षरों ने एक बार फिर उसे दुर्बल बना दिया। एक बार जी में आया बिना पढ़े ही फाड़ कर फेंक दे, पर फिर कांपती उंगलियों से उसने लिफाफा खोला। न कोई संबोधन, न नाम, फिर भी उसे लगा जिन चार मधुर पंक्तियों के साथ वो प्राणों से प्रिय अनजान व्यक्ति उसके जीवन को झंझा के वेग से हिलाकर रख गया था, उसी वेग से उन्हीं पंक्तियों के साथ उसके जीवन को एक बार फिर हिलाकर उससे सदा सदा के लिए विदा हो गया। छोटो घर खानी मने की पड़े सुरंगमा, मने की पड़े मने की पड़े, जाना लाए नील आकाश झरे, सारा दिन रात हवाए खड़े, सागर दूला। हाथ में उसी लिफाफे को लिए वो द्वार पर सांकर लगाकर विक्षिप्त सी नंगे ही पैर बाहर निकल गई।
उसके खुले दीर्घ केश पीठ पर फैले थे। विस्फारित आंखों में न जाने कैसी उन्मत्त शून्यता थी। पागलों की भांति वो धीरे धीरे बढ़ती हनुमान सेतु की रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई। सामने अंधकार में क्रमशः डूब रहे लखनऊ की टिमटिमाती बत्तियां गोमती वक्ष से प्रतिबिंबित हो रही थीं। एक क्लांत वृषभ न जाने कहाँ से आकर उसके पैरों के पास पसर गया। 3-4 कतारबद्ध ट्रक सड़क का कलेजा रौंदते निकल गए। कई रिक्शा साइकिलों की टुनटुनाती घंटियों और फिर थोड़ी देर तक जन कलरव से मुखरा सड़क एकदम निस्तब्ध हो गई। रेलिंग थामे वो न जाने कब तक खड़ी रही। पैरों के पास पसरा बैल उठा तो वो चौंक कर चैतन्य हुई। कब तक खड़ी रहेगी यहाँ? मंदिर से आ रही आरती की घंटा ध्वनि धीरे धीरे मंद अवरोह पर उतरती एकदम शांत हो गई। एक बार गोमती की उद्दंड लहरों में चिट्ठी फेंकने को उसके हाथ उठे, फिर न जाने क्या सोचकर उसने चिट्ठी कसकर मुट्ठी में ऐसे दाब लिया जैसे वो कागज़ का टुकड़ा नहीं, विवश प्रेमी का कांपता हाथ हो। जैसी मरी घिसी चाल से वो आई थी वैसे ही क्लांत पगों से वो लौट गई। द्वार की सांकल वैसे ही लगी थी। शायद अचानक ही पूरे शहर की बिजली चली गई थी। घुप अंधेरे में वो सांकल टटोलने लगी तो द्वार पर पड़ी किसी गठरी से टकराकर लड़खड़ा गई। भय से उसका सर्वांग सिहर उठा। कौन छिपकर ऐसे घात लगाकर वहाँ बैठ गया था? तेजाब डालकर उसे विकृत बनाने और गुंडों से नुचवाने की विनीता जी की भयंकर धमकियाँ उसके कानों में एक बार फिर गूंज उठीं। कौन कौन हो तुम? उसने पूछा। कोई उत्तर ना पाकर वो झुकी और वर्षों के परिचित दुर्गंध के भभाके को पहचान उसने आंखें बंद कर ली। मैली सी पोटली का सिरहाना बना नशे में चूर गजानन बेहोश पड़ा था। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी का प्रसिद्ध उपन्यास सुरंगमा की ऑडियो बुक, जो 8 पार्ट्स में सुनाकर पूरी की है। 8 पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको। सुनने के लिए धन्यवाद।